देखिए ये राजस्थानी की पुस्तक है आपकी और ये जो कहानियाँ है उसका संग्रह है। तो ये कब की लिखी हुई है आपकी, किस साल की ये लिखी हुई है? 2022 की लिखी 2022 की लिखी हुई है। कलेक्ट्रेट में गया और मैं जुडिशरी की तरफ गया तो मैंने देखा, मैंने वहाँ जो न्याय की देवी है उसको देखा तो मेरे मन में आया कि न्याय की देवी है, उसकी आंखों में पट्टी क्यों है, हाथ में तलवार क्यों है, एक हाथ में तराजू क्यों है। तराजू की है, जी। तो पोता दादे को पूछता है कि दादाजी छिपकली गिरती क्यों नहीं है, फिर ये जो समुद्र में पानी तो नदियों का जाता है, नदियों का पानी मीठा होता है, फिर समुद्र का पानी खारा कैसे हो गया। इस तरह के जो प्रश्न है। दर्शकों नमस्कार, एसएन टुडे और थार की आवाज़ हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। और जैसा कि आप हमारे इंटरव्यूज़ वगैरह हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं तो विविधताओं को शामिल करते हुए और उन चीज़ों को आपके सामने रखते हुए हमें बहुत अच्छा लगता है। और आपके जो रिएक्शंस हैं, आप पर्सनली मिलते हैं तो बहुत सारी बातें होती है और उन्हीं में हमारे एक बहुत बड़े फ़ैन मान लीजिए और हमारे मार्गदर्शन मान लीजिए, जो ओपी तंवर, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। पूरा नाम ओम प्रकाश तंवर है। ओपी तंवर लिखते हैं और विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। लगभग 15 साल हो गए इनको, रिटायरमेंट हो गए, लेकिन फिर भी अपनी जीवन में अभी भी गतिशीलता बनाए हुए हैं और सामाजिक सरोकारों संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। चाहे भले ही पेंशनर समाज हो या फिर इनका जो पुरस्कृत शिक्षक फोरम हो, इनके द्वारा जेल में जो एक लाइब्रेरी की शुरुआत करवाई गई वो भी अपने आप में बहुत अनुकरणीय है और उसकी भी चर्चा हर जगह हुई है। आज ओम प्रकाश जी तंवर हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी धन्यवाद। जी सर। सर ये सबसे पहले इसी से हम शुरुआत करते हैं कि आज सेवानिवृत्ति के इस दौर में जब आप अपने रिटायरमेंट, अपने घरेलू आप जीवन जी रहे हैं, तो ये गतिशीलता और समाज सेवा से जुड़े रहने का कैसे आपके मन में ख्याल आता है? ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? मेरे पिताजी शिक्षक थे और वो हमें यही कहा करते थे कि व्यक्ति को सक्रिय रहना चाहिए, कार्य करते रहना चाहिए, आज का काम आज ही करना चाहिए, कल पर नहीं छोड़ना चाहिए और अपना काम स्वयं को करना चाहिए, दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो उनकी इस शिक्षा को हमने अपने जीवन में अपनाया और उसके कारण से हमें बहुत लाभ मिला और ये हमारे संस्कार में है। जी सर, आप रिटायरमेंट के बाद में अभी किन संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं आप? सेवानिवृत्ति के पश्चात मैं पहले तो 2 साल तक राजगढ़ में बीएड कॉलेज का प्रिंसिपल रहा, उसके बाद 3 साल गीता ज्ञान ज्योति जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसका प्रिंसिपल रहा और उसके बाद 7 वर्ष तक मैं राजगढ़ के जो एलन मित्तल है उनका जो गीता मित्तल फाउंडेशन है उसका मैं प्रशासक रहा। उसके बाद में मेरे मन में आया कि अब अपन को पेड सर्वेंट के रूप में काम नहीं करके और निःशुल्क सेवा भाव से कार्य करना है। तो कहाँ से पहली शुरुआत कहाँ से हुई? आप अपने पेंशनर समाज से जुड़े या क्या क्या पहला करेंगे? सबसे पहले तो मुझे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने एक समिति में जेल में लगाया। तो मैं जब जेल में गया, हमें काम सौंपा कि जो बंदी है उन बंदियों से इंटरेक्शन करके उनके पर्सनल ग्रीवेंसेस, फैमिली जो प्रॉब्लम्स है उनके सामने एक रिपोर्ट तैयार करके हमें सौंपे। तो मैंने बंदियों से बात की, उनसे पूछा कि आपकी क्या समस्या है। तो उन्होंने हमें बताया कि खाना खा लेते हैं, नींद ले लेते हैं और चूँकि हम युवा है तो आपस में गधा धुमस भी कर लेते हैं समय पास करने के लिए और हमारे पास कोई काम नहीं है, हम सभी क्या है वो क्या है ट्रायल पर है, काम हमारे से कोई ले नहीं सकता। तो मेरे दिमाग में आया कि इनके पास ढेर सारा समय और समय पास करने की इनके समस्या है, तो क्यों ना इनके लिए एक लाइब्रेरी की व्यवस्था कर दी जाए। तो मैंने मेरे जो पुरस्कृत शिक्षक फोरम उससे बातचीत की और मैंने तय किया कि अपन इनके लिए एक बड़ी अलमारी और 500 किताबें देंगे। तो मैंने किताबें कहाँ से उपलब्ध करवाई? कुछ किताबें हमने अपने स्तर पर, जो पुरस्कृत शिक्षक फोरम है वो अपने स्तर पर ली और कुछ जो मेरे साहित्यकार मित्र हैं उनसे मैंने किताबें एकत्रित की। यहाँ चूरू से भी ली, राजगढ़ से आई, छापर से आई, बाहर से भी आई, यहाँ तक कि बॉम्बे, चेन्नई और कोलकाता से भी मेरे पास किताबें आई और इतनी बढ़िया किताबें आई, बहुत अच्छी अच्छी किताबें यहाँ आई। उसके बाद में क्या है कि जब हमने एक अलमारी दी तो फिर वो क्रम चलता रहा, एक के बाद 2 आई, 2 के बाद 3 आई, उसको 6 अलमारियाँ होगी। और जब ये बात मंत्री जी के पास पहुँची, राठौड़ साहब के पास पहुँची, तो उन्होंने मेरे को बुला कर कहा कि मुझे भी उसकी विजिट करवाइए। मैं ले गया तो उन्होंने कहा बोलो मेरे लायक कोई काम आता। तो मैंने कहा साहब यहाँ बैठने के लिए लाइब्रेरी अलग से नहीं है रूम, तो बनवा दीजिए। तो उन्होंने कहा
उन्होंने फिर 10.5 लाख रुपया इसके लिए अपने जो विधायक कोष से दिया और 10.5 लाख से वो लाइब्रेरी बनी और इतनी शानदार लाइब्रेरी बनी जिसको वो देखने लायक है और उसकी चर्चा हुई। संयोग से भादरा के जो एमएलए बलवान जी पूनिया वो उधर से जा रहे थे, तो उस संयोग से मैं और जेलर साहब गेट पर ही खड़े थे, तो उन्हें फ़ोटो वोटो लिए और उसके बाद वो जाने लगे। मैंने निवेदन किया, मैंने साहब अंदर चले, उन्होंने कहा नहीं मैं जल्दी, मैंने कहा 5 मिनट चलिए अंदर। तो मैं उनको ले गया, हाथ पकड़ ले गया। जब उन्होंने वहाँ की गतिविधियाँ देखी, उस वक्त बंदी क्या है, पुस्तकें पढ़ रहे थे और राम राम लिख रहे थे बंदी, तो देख के वो बड़े प्रभावित हुए। तो सबसे पहले तो उन्होंने अपना पर्स निकाला और 1,000 रुपये निकाल कर मेरे को दिए और मुझे कहा कि इन किताब मेरे नाम से किताबें लाओ। और फिर मुझे कहा कि मैं जयपुर जाऊंगा, मुख्यमंत्री से बात करूंगा। और सचमुच ही जब वो जयपुर गए, उसके 2 दिन बाद विधानसभा का सत्र चल रहा था, तो विधानसभा के सत्र में इतनी जोरदार चर्चा की उन्होंने कि मैं चूरू की जेल को देख करके आया हूँ, वहाँ एक सेवानिवृत्त शिक्षक है, वहाँ उन्होंने एक लाइब्रेरी स्थापित की है। तो मेरी इच्छा है, मेरा सजेशन है पूरे सदन को कि ऐसी लाइब्रेरी सभी विधायक महानुभाव अपने अपने क्षेत्र की जेलों में बनाए। उसका क्या रिजल्ट निकला? उसका रिजल्ट ये निकला कि इस बार का जो बजट, जो राजस्थान सरकार ने बजट दिया, तो राजस्थान की सभी जेलों को 2-2 लाख रुपए लाइब्रेरी के लिए दिए। सभी जेलों के लिए 2-2 लाख रुपए राजस्थान। तो मतलब जो मुहिम आपने चूरू से शुरू की लाइब्रेरी की, तो वो अब यूँ लग रहा है कि जैसे पूरे प्रदेश की जेलों में अब लाइब्रेरी की शुरुआत या तो हो गई है या होने जा रही है? नहीं, राज्य सरकार की तरफ से हो गई। फिर जो झुंझुनू की जेल है वहाँ भी मैं गया, यहाँ के जेलर साहब है कैलाश सिंह जी, उनको लेकर गया। तो झुंझुनू में जो चिड़ावा है, वहाँ मेरे एक मित्र हैं हुक्मी चंद जी लांबीवाला, उनसे मैंने कहा कि देखिए आपने चूरू में जो सेवा की है, वहाँ बंदियों के लिए प्याऊ का निर्माण करवाया है, तो अब आपके झुंझुनू की जेल है उसमें भी आप कुछ कीजिए। तो उनका कर दूंगा वो शहर से। फिर हम एक दिन गए तो एक बड़ी अलमारी और 700 किताबें वहाँ दे करके आए। 700 किताबें एक साथ? किस तरह की किताबें होती हैं? क्या जो आपने बंदियों से बातचीत की है, तो क्या उनकी रुचि है, किस प्रकार से, मतलब उनकी किन पुस्तकों में, साहित्य में किन तरह से जो इंटरेस्ट है वो आपको दिखाई दिया? देखिए, मैंने ऐसा कोई विषय नहीं छोड़ा जिस विषय पर चूरू जेल में एक पुस्तक नहीं हो। सभी धर्मों की, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सभी धर्मों की किताबें हैं। महापुरुषों की जीवनियाँ हैं, संतों के प्रवचन है, गीत है, गज़ल है, कहानियाँ हैं, सभी तरह की किताबें हैं। हाँ, सब तरह की किताबें हैं। तो वहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं बंदी? हाँ, बंदी वहाँ, अब तो लाइब्रेरी होगी, नहीं तो हम क्या है, बैरक में रख दी किताबें। वहाँ 6 बैरक है, सब में 100 किताबें रख दी और वो किताबें महीने भर के वहाँ के लिए रखते हैं और उसके महीने भर के बाद उन किताबों फिर बदल देते हैं। और हमने इश्यू रजिस्टर बना रखा है, जो बंदी पुस्तकें ले जाते हैं वापस जमा करवाते हैं। और इसके साथ ही हमने उनके विचार जानने के लिए एक रजिस्टर बना रखा है। जो किताब बंदी पढ़ता है उसने कौन सी किताब पढ़ी, उसमें क्या चीज़ें पढ़ी, उसका वो विवरण उससे लिखवाते हैं। और लगभग 150 किताबों का हर माह लेन देन होता है। 150 किताबों का? तो आप नियमित रूप से वहाँ जाते रहते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं 5-7 दिनों से वहाँ क्योंकि अक्सर जेल के नाम से बड़े बड़ों के पसीने छूटते हैं, तो वहाँ मतलब आपका नियमित रूप से जाना भी एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, नहीं, मैं जाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बंदियों से बातचीत करता हूँ, वो भी बड़े मेरे को देख के बहुत राजी होते हैं और मैं उनको प्रोत्साहित करता रहता हूँ। मैं उनको कहता हूँ कि देखो, अगली बार मैं आऊँगा, आप मुझे बताना। और जो भी बंदी, जो मैं उसको बंदी नहीं कह करके, मैं उनको जो भी बच्चा मुझे कहेगा कि मैंने गुरुजी ये किताब पढ़ी है, ये बात पढ़ी है, तो मैं उसको कुछ न कुछ इनाम के रूप में दूंगा, खाली नहीं आऊँगा। क्या बात है! मतलब उनको प्रोत्साहन देने के लिए भी आपने खूब काम किया है। बात आ गई गुरुजी की, मतलब आप हम चर्चा कर रहे थे, आपने बताया कि आप राज्य स्तरीय पुरस्कार जो आपका शिक्षा विभाग की ओर से दिया जाता है उसमें आप प्राप्त कर चुके हैं। किस साल आपको ये पुरस्कार मिला था? 1994 में मुझे ये राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार मिला। और उसके बाद में वैसे साहित्य के क्षेत्र में मुझे काफ़ी पुरस्कार मिले और मैंने पुस्तकें भी काफ़ी लिखी है। मेरी पोस्टिंग शुरुआत में 1972 से 75 कालू में थी मेरी पोस्टिंग। तो कालू में नानूराम जी संस्कृता नाम के बहुत बड़े राजस्थान के साहित्यकार हुए हैं, तो वो भी हमारे साथ टीचर थे। तो उनके साथ रहने से मुझे राजस्थान में भी रुचि हुई। और उसके बाद में जब मेरा स्थानांतरण हो गया देशनोक, तो देशनोक में करणी माता की मेरे ऊपर कृपा रही, मैं 9 साल रहा। तो वहाँ मैंने करणी माता के चमत्कार, इंगलाज माई चरित्र और
इंद्रबाई चरित्र, हिंगलाज माता पर कुछ, और संयोग से वो किताबें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कांग्रेस लाइब्रेरी में चली गई। और जब हमारे डिपार्टमेंट को इस बात का पता लगा कि हमारे शिक्षक द्वारा लिखी हुई किताब अमेरिका गई है और मेरा नाम हुज हू और वर्ल्ड राइटर्स में मेरा नाम इंक्लूड है, तो डिपार्टमेंट ने इस शिवरा जो पत्रिका, जो मासिक पत्रिका है, उसका जो 1989 का दिसंबर का जो अंक है, उससे मेरा फ़ोटो सहित मेरा परिचय निकाला। और तो उससे मुझे एक पहचान मिली डिपार्टमेंट में, शिक्षा विभाग में। मैं जिस किसी भी ऑफिस में जाता तो मुझे मेरा नाम बताने की ज़रूरत नहीं थी, अपने आप लोग पहचान जाते। और अगर कोई मेरे को चेहरे से नहीं जानता, व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, और मैं मेरा नाम भी बताता तो बड़े राजी होते कि हाँ बैठिए बैठिए किस काम से आए। तो मुझे बहुत बड़ी पहचान मिली। ये आपकी पुस्तक मेरे हाथ में है, एक दादे पोतेरी बंतड़। देखिए ये राजस्थानी की पुस्तक है आपकी, और ये जो कहानियां है उसका संग्रह है। तो ये कब की लिखी हुई है आपके, किस साल की लिखी हुई है? 2022 की लिखी हुई है। अच्छा, ये इनका प्रकाशन आप व्यक्तिगत स्तर पे करवाते हैं या जो अकादमी है या कुछ संस्था है वो करवाती है? नहीं, जितने भी प्रकाशन, ये भी 2023 की है, जितने भी प्रकाशन, जितनी भी किताबें मैंने छपवाई है मेरे स्तर पर छपवाई है। मैंने किसी से भी किसी तरह कोई आर्थिक सहयोग नहीं लिया। हाँ, वो अब तो अलग है, पुस्तक छपने के बाद में मुझे कहीं से अगर पुरस्कार मिल गया तो और मुझे प्रोत्साहित किया तो अलग बात है, अन्यथा मैंने मेरे स्तर पर करवाई। देखिए मैं खास तौर से बालकों के लिए लिखता हूँ, और मेरी जो बाल कहानियाँ हैं उनका उद्देश्य है बालकों का मनोरंजन कराना, उन्हें जीवन मूल्य की शिक्षा देना। लेकिन मेरे दिमाग में बात आई कि बालक स्वभाव से बड़ा वो क्या कोमल नहीं, स्वभाव से उसकी क्यूरियोसिटी होती है। जब भी वो कोई नई बात को देखता है, नई बात को सुनता है, तो उसके मन में आता है कि ऐसा क्यों होता है। जैसे उसने देखा, दीवार पर देखा, तो वो पूछता है कि छिपकली है वो गिरती क्यों नहीं है, गाय है वो अपने बच्चों को चाट क्यों रही है, जो सांड है वो अपने ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहा है, तारे क्यों चमचमाते हैं। तो उसके मन में जो जिज्ञासा होती है, उस जिज्ञासा को जो बालक है वो या तो अपने घर में जो बुजुर्ग हैं उनको पूछेगा या शिक्षक को पूछेगा। तो मैंने ये जो 2 किताबें लिखी है, पहली किताब है बाल मन की जिज्ञासा, मतलब बालक की कुछ जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है। ये किस साल की है? ये दोनों 2000 एक साथ की है। तो जिज्ञासा है। तो मैंने क्या किया कि इस तरह की जो जिज्ञासापूर्ण जो विषय है, उन विषयों को मैंने दादा पोता के बंतड़, मतलब कॉन्वर्सेशन बिटवीन ग्रैंडपा एंड ग्रैंडसन, मतलब दादे को पोता दादे को पूछता है कि दादाजी छिपकली गिरती क्यों नहीं है, फिर ये जो समुद्र में पानी तो नदियों का जाता है, नदियों का पानी मीठा होता है, फिर समुद्र का पानी खारा कैसे हो गया। इस तरह के जो प्रश्न है उनको, इन चीजों के लिए क्या आप खुद पे अपने आप में शोध करते हैं? हाँ, मतलब जानकारी जुटाते हैं, क्या करते हैं, किस तरह से लिखी जाती है? ये तो लिखने का ये, जैसे मैं कलेक्ट्रेट में गया और मैं जुडिशरी की तरफ गया, तो मैंने देखा, मैंने वहाँ जो न्याय की देवी है उसको देखा, तो मेरे मन में आया कि न्याय की देवी है, उसकी आंखें पट्टी क्यों है, हाथ में तलवार क्यों है, एक हाथ में तराजू क्यों है। तो जो मेरी जिज्ञासा है वो बालक की भी जिज्ञासा है। अच्छा, आपने उस खुद को बालक मान के हाँ, एक जिज्ञासा के रूप में कि जब मेरे मन में ये बात आई कि जब मैं सफ़र करते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं, तो देखा है कि पटरी के ऊपर वो जो कंक्रीट क्यों बिछाई है उसको पक्का क्यों नहीं कर देते हैं, मिट्टी क्यों नहीं डाल देते हैं। कैसे मिला उसका जवाब? ये साइंटिफिक रीज़न है सबका। तो इसमें पोता दादे को प्रश्न पूछता है, दादे के सामने अपनी जिज्ञासा व्यक्त करता है, और दादा तर्क संगत वैज्ञानिक सम्मत उत्तर देता है। तो ये इस तरह की ये जो बाल मन की जो जिज्ञासा वाली वो किताब है, इसमें भी 41 कहानियाँ, ऐसी कहानी है, और इसमें संवाद है दादा और पोते के बीच, दादा और पोते का संवाद के रूप में आपने जो किस्से कहानियाँ उनको, हाँ, मैंने संवाद का रूप दिया है। और उसके बाद में ये जो दादा पोते बंतड़ कहते हैं, बातचीत को कहते हैं, तो बातचीत ये मेरी अच्छा, देखिए इनमें काफ़ी खर्च भी लगता है। देखिए इनका जो मुद्रण है, इनकी प्रिंटिंग वगैरह है, पूरा सब सारा कवरिंग लेटर है, तो ये कहाँ किस तरह से, मतलब आप अपने स्तर पे करते हैं? मैं मेरे स्तर पर करता हूँ, मेरी रुचि है। और क्योंकि आपकी किताबें भी वहाँ जेल में है? हाँ बिल्कुल है, मेरी भी जेल में है, बाहर खरीदते भी हैं मेरी किताबें। और ये कुछ किताबें तो इस पर अपने क्या कहते हैं वो, उस पर भी है। देखिए हमारा ये मानना है कि आप इंग्लिश के लेक्चरर रहे हैं या शिक्षक रहे हैं, लेकिन आप जो लिखते हैं वो राजस्थानी भाषा में लिखते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? राजस्थानी प्रमुख कारण ये, देखो पहले मैं अंग्रेजी अध्यापक था, और तो अंग्रेजी अध्यापक तो देखो अपना जीवन यापन के लिए, परिवार का पोषण के लिए अंग्रेजी
अंग्रेजी पढ़ी, अंग्रेजी का अध्यापक बना और मैंने अंग्रेजी में हैदराबाद में काफ़ी कोर्सेज किए और मैं डिपार्टमेंट में भी पूरे राजस्थान में गिने चुने अंग्रेजी के जो रिसोर्स पर्सन्स उनमें था। उसके बाद मेरे मन में आया कि अपनी जो मातृभाषा है, माइड भाषा, वो राजस्थानी है, तो राजस्थानी के प्रति भी हमारा कर्तव्य है। तो मैंने फिर राजस्थानी में लिखना शुरू किया। सबसे राजस्थानी को बढ़ावा देने के लिए। हाँ, राजस्थानी बढ़ावा देने के लिए, मातृभाषा का जो कर्ज उतारने के लिए। फिर मैंने अभी लेटेस्ट एक किताब निकाली है कि अभी वो जो क्या एक शिक्षा विभाग में एक ये बात चल रही है कि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा के माध्यम से दी जानी चाहिए। तो मैंने ABCD बच्चों को राजस्थान से कैसे सिखाएं, उसके लिए मैंने किताब लिखी है। जी, क्या किस नाम से है ये है अंग्रेजी? हाँ, अंग्रेजी राजस्थानी वर्णमाला। जैसे ABCD है वो कैसे सिखाएंगे बच्चों को, तो उसके लिए मैंने क्या है पद्य रूप लिया है। जैसे शिक्षक कक्षा में जाएगा, उसको A फॉर एप्पल है सिखाएगा, फिर बोलेगा A फॉर एप्पल, एप्पल माने सेब, लाल लाल मीठा मीठा वह सेब, मातू सगला फला में सेब है न्यारो, लाल लाल प्यारो प्यारो, माथू माने सेब खुआ दे नीतू एप्पल जूस खुआ दे। इस तरह से टीचर भी, अध्यापक भी बच्चा बन करके उनके कक्षा में उनको गाएगा, सुनाएगा, तो बच्चों में रुचि पैदा होगी। ये मैंने A से लेके Z तक का तैयार किया है। और सभी जो हैं, कितने दिन की मेहनत होती है ये एक पुस्तक जो आपने ये वर्णमाला पे तैयार की है, ये कितने दिन की लेखन आपकी, कितने दिनों की मेहनत है? मैंने तो कम से कम 1.5-2 महीने लग जाते हैं। हाँ। अच्छा, आपका जो कोई जो लिखा हुआ कोई पुस्तक है या कोई ऐसा पाठ्यक्रम है जो मतलब सरकारी जो शिक्षा विभाग ने शामिल किया हो, कुछ ऐसा है कभी आप? नहीं, अभी तक तो नहीं किया, लेकिन मैंने जो अंग्रेजी में लिखा, जो मैं अंग्रेजी अध्यापक था, ट्रेनर था, तो उस वक्त भी मैंने लिखा है। तो वो जो ट्रेनिंग की जो क्लासेस लगती अंग्रेजी की, उसमें उनका उपयोग करते, और जो अंग्रेजी के अध्यापक है वो भी उसका उपयोग करते और अब भी करते हैं। तो इसका मतलब आपकी स्पोकन इंग्लिश में भी अच्छे पकड़े? स्पोकन इंग्लिश, ये जो है ना, वर्ड्स ऑफ अनयूजुअल साउंड्स है, ये वर्ड्स ऑफ, हाँ मेरी वर्ड्स। क्या चीज़ है इसमें? अब इसमें क्या है कि खास तौर से कि अपन क्या है, अपन अंग्रेजी को भी हिंदी के तरह से उपयोग करते हैं, वैसे ही बोलते हैं। हिंदी हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज है। हिंदी में जितना लिखते हैं उसको सबको पढ़ते हैं, सबको बोलते हैं। अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। अंग्रेजी में कुछ अक्षर क्या है, साइलेंट है, तो हम तो उसको जितना लिखा हुआ है, अपनी आदत है उसके अनुसार उसको पढ़ेंगे। जैसे मान लो आमंड है, स्पेलिंग है ALMOND, तो हमारा तो बच्चा क्या आलमंड आलमंड करेगा। ऐसे जैसे रिसीट है, रिसीट को रिसीट, हाँ रिसीट को रिसिप्ट रिसिप्ट बोलेगा, क्योंकि हमारी आदत है, हमारी क्या आदत है कि हिंदी में जितना लिखा हुआ है उस पूरे वो को पढ़ते हैं। कि अंग्रेजी में क्या है कि साइलेंट लेटर्स है, तो इसमें मैंने साइलेंट लेटर्स है। वैसे तो देखो अंग्रेजी नियम नहीं बनती है, वहाँ पर कदम कदम पर एक्सेप्शन है, अपवाद है, लेकिन उन अपवादों को टाल करके, छूट करके मैंने इसमें जो साइलेंट लेटर्स के नियम दिए हैं 24। ये कब की प्रकाशन आपका? ये तो 2007-8 का है, काफी टाइम हो गया। हाँ काफी टाइम हुआ, मैं सेवा में था तब का ये। तो इस चीज में अंग्रेजी के जो साइलेंट जो शब्द आते हैं, उनकी व्याख्या की आपने? हाँ, उनके नियम दिए मैंने 24। जैसे उदाहरण स्वरूप, जैसे शब्दों के अंत में अगर एम बी अक्षर आते हैं, जैसे मैंने कई नियम दिए हैं। जैसे शब्दों के अंत में मान लो एम बी अक्षर आया, तो जैसे क्लाइम है तो बी का उच्चारण नहीं होगा, क्लाइम है। टूम है, TUM, टूम है। वूम है, लेकिन बच्चा क्या करता है, बै का भी उच्चारण करता है, बी को वो बोलता है। ऐसे ही जैसे W के बाद में जो H आता है, जैसे वॉट है, वैन है, वेयर है, वाई है, तो नियम है कि W के बाद में H आ गया तो H का उच्चारण नहीं होगा, हो साइलेंट। और उसको वॉट, वैन, वेयर, विच, वाई। लेकिन अंग्रेजी में क्या है, कदम कदम और एक्सेप्शन। अब WHO उसमें हु बोला जाता है, और जो WHOL उसको होल बोला जाता है। हालांकि इसमें भी W के बाद में H आया, लेकिन यहाँ पर W का उच्चारण नहीं हो रहा है, H का उच्चारण। इसी तरह से जब शब्दों के अंत में E लेटर आता है, तो E लेटर का, जैसे लाइक है, बाइक है, 5 है, तो E का उच्चारण नहीं होता है। काफी चीजें आपने विस्तार से बताई है काफ़ी इसमें, ये तो अगर ये पढ़ें तो बच्चों के काम की है जी। काफ़ी पुस्तकें दर्शकों हमारे साथ हमारे पास हैं। मैं बाबा आया, बहुत सारी पुस्तकें तंवर जी ने लिखी है, और इनसे जब भी हमारी बातचीत हुई है तो इन्होंने पुस्तकों का जिक्र किया है, और आज इन पुस्तक संसार को देखने का सौभाग्य भी हमें प्राप्त हुआ है। संजोग पहली पुस्तक मेरी, ये संजोग ये जो सबसे है, पहले आपकी लिखी हुई है। संजोग पहली पुस्तक, कहानियाँ, संजोग ये वयस्कों के लिए कहानियाँ हैं। और
मेरी सभी किताबों की जो समीक्षाएं छपी है वो लीडिंग जो जो पेपर्स है, मैगजीन्स, उसमें छपी है। शिवरा में छपी है, राजस्थान पत्रिका में, भास्कर में, और बीकानेर जैसे मानक मानक है, जागती जूत है, उन सब में मेरी मेरी जो समीक्षाएं छपी देखिए है। सम्मान जो होता है वो अपने आप ही, जैसे आज हम आपका इंटरव्यू करने के लिए आपके निवास पर पहुंचे हैं, तो उसी प्रकार से जब कुछ कला हमारे हाथ में होती है, जो चीज़ हमने उपार्जित की है, तो उसके लिए अपने आप सम्मान मिलता है। हम बात करेंगे आपकी पेंशनर समाज के बारे में। पेंशनर समाज की जो मासिक मीटिंग करवाना, पेंशनर्स की समस्याओं को रेखांकित करना, उन पर चर्चा करना, इसके लिए भी आप खूब भरपूर समय देते हैं। तो ये इतना समय कैसे निकाल पाते हैं आप? अभी क्या विशेष चल रहा है, किस पद पर हैं आप? मैं पेंशनर राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा चूरू का उपाध्यक्ष हूँ, जिला उपाध्यक्ष हूँ। और हम 8-10 लोग जो पदाधिकारी है वो सुबह 10 बजे जाते हैं। हमारा पेंशनर समाज का भवन है कलेक्ट्रेट के पीछे, 10 बजे जाते हैं और 1:30 बजे हम वहाँ से लौटते हैं। वहाँ 8-10 लोग बैठते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं। वहाँ जो भी पेंशनर, पीड़ित पेंशनर आ गया, अपनी कोई ग्रीवेंस लेके आ गया, कोई कोई उसकी कोई कमी है, उसकी कोई समस्या है, जैसे बैंक की समस्या है, पेंशन की समस्या है, RGHS चल रहा है उसकी समस्या है, या जो प्रमाण पत्र है उसको अपलोड करने की समस्या है, तो हमारे पास आते रहते हैं। फिक्सेशन भी समस्या, कहीं फिक्सेशन अटके हुए हैं। और जो परिवार पेंशनर है, जैसे पेंशनर खुद गुजर गया, अब पीछे से पेंशनर, उसकी जो पत्नी है उसको पेंशन मिल रही है, तो वो परिवार पेंशनर है। तो बहुत से परिवार पेंशनर्स की जन्म तिथि रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। जन्म तिथि दर्ज नहीं होने के कारण सबसे बड़ा जो नुकसान ये है, पेंशन तो उनको मिलती रहती है, लेकिन जो 75 वर्ष के होने पर, 80 वर्ष पर होने पर जो विशेष पेंशन मिलती है, वो तो उसमें जन्म तिथि लिखी हो तभी है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे पेंशनर्स हैं, परिवार पेंशनर। उनके लिए हाँ, आप कैसे, किस तरह से नहीं काम करते हैं? नहीं, हमारे पास जो आते हैं कि साहब, वो आते हैं, साहब मैं 80 वर्ष की हो गई, मुझे वो 20% मिला नहीं। तो हम कहते हैं भाई आपकी जन्म तिथि अंकित नहीं है, लाइए रिकॉर्ड लाइए। फिर उनका रिकॉर्ड को हम वो कंप्लीट करके, कंपाइल करके और ट्रेजरी को भेजते हैं, बीकानेर भेजते हैं। जो हमारा जो संयुक्त जो निदेशक है बीकानेर बैठते हैं, उनकी तरफ वहाँ भेजते हैं। और पेंशनर समाज की हर माह के जो पहला सोमवार है मासिक बैठक होती है, उसमें हमारे जो पेंशनर्स आते हैं, और उस माह में जिन पेंशनर्स का जन्म दिवस होता है उनको सम्मानित करते हैं, आगे बैठते हैं। तो उनको बड़ी खुशी होती है कि देखिए, जो बुजुर्ग हो गया, 75-80 वर्ष हो गया, जन्म याद ही नहीं होता है, लेकिन जब वो वहाँ तो उनको जो फ़ोन करते हैं कि हाँ रिकॉर्ड, उनको फ़ोन करते हैं कि आप आइए, आपका जन्मदिन है, तो वो क्या वो बड़े राजी होते हैं और आते हैं। तंवर जी, एक बात मैं आपसे बीच में पूछना चाहूँगा, क्योंकि पेंशनर समाज भी एक आपका परिवार है, तो इतना अगर हम चूरू शहर की बात करें तो इतने सारे पेंशनर्स हैं, तो कैसे उन सब के बीच में आपस में तालमेल, उनको बुलाना, उनसे चर्चा करना, आने के लिए प्रेरित करना, किस प्रकार से करते हैं? हमारे पास रिकॉर्ड है उन सब का। अच्छा, रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड जो हमारे सदस्य, हम केवल उन्हीं को ही बुला पाते हैं जिनका जो हमारे सदस्य हैं। और सदस्य शुल्क क्या है? 250 रुपये आजीवन है। अच्छा, आज जीवन 250 रुपये जमा कराओ और फार्म भर के सदस्य बनाओ। उसके बाद हम पूरा रिकॉर्ड रखते हैं और उस रिकॉर्ड के आधार पर हम उनको बुलाते हैं। हमारे पास लिस्ट है कि जैसे मान लो अब नवंबर है, नवंबर में किन किन का जन्म दिवस है, वो रिकॉर्ड में देख करके उनको फ़ोन करेंगे और ग्रुप में डालेंगे, अखबार में निकालेंगे। फिर वो जो आते हैं उनको सामने मंच पर बैठाते हैं, उनको माला पहनाते हैं, मुँह मीठा करवाते हैं और उनके विचार सुनते हैं। आज सबसे बड़ी जो त्रासदी ये है कि बूढ़े लोगों के पास कोई बैठना पसंद नहीं करता, समय नहीं है बच्चों को, तो और उनकी बात कोई सुनता नहीं है। वो चाहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में जो लंबी पारी खेली है, उस अपने जीवन के जो उनको जो एक्सपीरियंस हुआ है वो उसको शेयर करे, और कोई सुनने वाला है नहीं। तो उनकी बातें हम सुनते हैं, उनका खड़ा करते हैं। कोई वो चाहे कविता सुनाओ, गीत सुनाओ, गज़ल सुनाओ, अपने जीवन के खट्टे मीठे अनुभव सुनाओ, तो वो भी बड़े उत्साहित होते हैं, उनको ऊर्जा मिलती है। एक प्रकार से यूँ देखिए, ये ग्लूकोज है, और वो जाते हैं बड़े राजी होकर जाते हैं। तो अच्छा, आपके जो पेंशनर समाज में, यदि आपको तो वैसे ध्यान नहीं होगा, कौन सबसे ज़्यादा उम्र ज़्यादा, मतलब सबसे वरिष्ठ पेंशनर कौन है अभी चूरू के? वर्तमान में सबसे बड़े देखो, हमारे जो अध्यक्ष जी है वो 85 के पूरे हो गए अध्यक्ष जी। हाँ, बिरजू सिंह जी जो है हमारे, वो 85 वर्ष के हो गए। संतोष कुमार जी गोयल है, वो 85 वर्ष के हो गए। ऊंटवालिया के अपने, मैं नाम भूल रहा हूँ, हाँ कल्याण सिंह जी, वो 85 वर्ष के हो गए। और सबसे बुजुर्गों में अभी हमारे पास डॉक्टर मोतीलाल जी सोनी है। अच्छा, वो 90 को क्रॉस कर गए। फिर भी कितने एक्टिव रहते हैं? बिल्कुल, हर बुधवार को आते हैं। उनका इसके गणेश जी के प्रति उनकी आस्था है, बुधवार गणेश जी का वार है,
तो वो प्रसाद लेकर के हर बुधवार को हमारे पेंशन समाज में आते हैं और सबको प्रसाद बांटते हैं। और आते हैं तो भारत माता की पता लग जाता है, वो गेट पर ही बोलते भारत माता की से पता लग जाता है कि मोतीलाल जी आ गए। तो पेंशनर समाज पे हमने चर्चा की दर्शकों। अब ओपी तंवर सर हमारे साथ हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि आपको साहित्य के क्षेत्र में कहाँ किस तरह से सम्मान मिला, और जो सम्मान मिलना चाहिए क्या उस सम्मान को आप पा चुके हैं, क्या कहना चाहिए? देखो, मुझे राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर से अभी एक पुरस्कार की घोषणा हुई, 31,000 रुपये का पुरस्कार घोषणा हुई है, मिला नहीं है। तो घोषणा होगी, इसका मतलब मिलेगा ही। इसके अलावा मुझे पिछले 5 सालों में खूब पुरस्कार मिले हैं। जयपुर से मिला है, फतेहपुर से मिला है, गंगानगर से मिला है, और सरदार शहर से, चूँकि मैं सरदार शहर का हूँ मूल रूप से, तो सरदार शहर से मुझे सरदार शहर रत्न नाम से मुझे पुरस्कार दिया। जो चाणक्य जो ट्रस्ट है उन्होंने मुझे दिया, 11,000 रुपये का पुरस्कार दिया। बहुत अच्छा सम्मान किया हमारे सैन्य समाज की तरफ से हुआ, और सुजानगढ़ में हुआ, डेह में हुआ, काफ़ी पुरस्कार मुझे मिले। आपकी जो साहित्य यात्रा है उससे आप संतुष्ट हैं? कितना, क्या कुछ और लिखना चाहते हैं? किस तरह से लोगों से आप अपील करना चाहेंगे? मैं तो, मेरी तो इच्छा यही है कि मैं लिखता रहूं, और मेरा काम है लिखना। अब पुरस्कार मिले नहीं मिले वो मेरा काम नहीं है, वो पाठकों का, समाज का काम है। मिले तो बढ़िया है, और नहीं मिले तो भी बढ़िया, संतुष्ट हूँ। आई एम फुली सेटिस्फाइड। अब किस चीज़ पे काम चल रहा है इन दिनों? क्या लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? अभी मैंने एक किताब प्रेस में भेजी है, ये जो अपने नव साक्षर है उनके लिए। हमारे जो जिला साक्षरता अधिकारी है ओम प्रकाश जी फगेड़िया, उन्होंने मुझे सलाह दी कि आप अपने नव साक्षरों के लिए पुस्तक लिखिए, जिसमें हिंदी भी हो और अंग्रेजी हो, और कुछ जो जीके भी बात हो, जैसे कि जो साक्षर है उसके सामने बिजली का बिल आए तो वो जान जाए कि बिल की तारीख क्या, जमा करने की तारीख क्या है। कोई घर में वेडिंग कार्ड आ जाए तो पता लग जाए कि तारीख किस, वो क्या है, शादी किसकी है, और जिम्मेवार कब है, ये सब बातें पता लग जाए। तो मैंने उसमें इसी तरह से दिया है। वेडिंग कार्ड आ गया, काम चल रहा है। हाँ, नहीं प्रेस में गई वो। अच्छा, प्रेस में गई वो, महीने 20 दिन में आ जाएगी। तो दर्शकों, ओम प्रकाश जी तंवर, ओपी तंवर के नाम से काफ़ी हमारे आसपास इनके हमेशा हम खबरों पर पूरा इन पर ध्यान रखते हैं और बहुत सक्रिय रहते हैं। आज इस उम्र के इस पड़ाव में भी खूब एक्टिव हैं और लगातार विभिन्न संस्थाओं में काम करते रहते हैं। आज हमारी खास मुलाकात कार्यक्रम में हमने सर के साथ बात की, और सर को सुन के, इनसे बातें करके हमें भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं खुद एक रेडियो का कलाकार हूं, तो मैं समझ सकता हूं कि साहित्य अपने आप में एक बहुत बड़ा विस्तृत रूप लिया होता है, और साहित्य की व्याख्या करना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। राजस्थानी पर जो इन्होंने काव्य जो चीज़ें लिखी है वो वाकई हम सब के लिए बहुत अनमोल देन है। मैं इनके दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ, और साथ में ये चाहता हूँ कि इनका जो लिखने लिखाने, पढ़ने पढ़ाने और समाज सेवा का ये सिलसिला है वो जारी रहे। आप हमारे जो दर्शक हैं उनको क्या संदेश देंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि व्यक्ति को हमेशा काम करते रहना चाहिए, सक्रिय रहना चाहिए। जितना आपसे काम हो, आपकी जो रुचि हो, अपनी रुचि का रचनात्मक काम कीजिए। अपनी रुचि का काम, निकम्मा ठाला नहीं बैठना चाहिए। अगर ठाले बैठेंगे तो आपकी, ठाला बैठने से, देखिए, काम से व्यक्ति थकता नहीं है। थकता है जो पड़ा पड़ा रहता है, लेटे रहता है, वो थकता है। काम करने से, अगर आपको 24 घंटे भी काम आप करोगे तो थकोगे नहीं। तो मेरा तो यही कहना है कि व्यक्ति को हर समय सक्रिय रहना चाहिए, अपनी रुचि का काम करते रहें, बस यही मेरा कहना है। तो दर्शकों, तंवर जी ने कहा कर्म ही जीवन है। व्यक्ति को अपने कर्म प्रधानता रखनी चाहिए, और उससे निश्चित रूप से उसको सफलता मिलती है। आज 77 साल के ये खुद हैं, और इस उम्र में भी ये बहुत ही तेज़ी के साथ और बहुत ही गति के साथ अपने कामों को संपादित करते हैं, और सक्रियता के साथ घर से लेकर कलेक्ट्रेट और कलेक्ट्रेट से लेकर घर तक और शहर के जो भी आयोजन होते हैं उनमें सक्रिय रहते हैं। इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। आज के इस खास कार्यक्रम में मैं SN टुडे के लिए कुंज बिहारी बिरमीवाला।